थे कि सक्सेस करोगे जी तो कुटुम्ब के कुटुम्ब खोज के आएगा तुमको। ये बोलते आप मान के चलिए कि उनमें देवत्व था। जो ग्राउंड से राजनीति करता है तो अपमान तो झेलता ही। राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके प्रति न्याय कम होता है। उनका सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था। अच्छा 5 बजे वो लगभग पूरे आधे बरबीघा का भ्रमण कर लेते। राजोवा में खासियत थी कि समय देते थे, अगर 1 बजे तो पहुंचते थे 12 बजे। आज हम एक फिर से नए शख्सियत के साथ से राजनीति में जब इन्होंने प्रवेश किया तो यहाँ के सांसद रहे राजू बाबू से लेकर के कृष्णा शाही, फिर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, तमाम बड़े दिग्गजों के साथ राजनीतिक सानिध्य रहा। बिहार के अंजनी कुमार जी, किशोरावस्था में ही आप राजनीति में कैसे आ गए? बचपन से ही, चूंकि हमारे पिताजी यही बरबीघा कॉलेज में प्रोफेसर थे, जूलॉजी के हेड थे, तो एक शैक्षणिक माहौल घर में रहा था। लेकिन बचपन से ही पता नहीं दिमाग में कुछ नया, कुछ अलग करने की इच्छा होती थी। तो उसके वजह से घर में डांट भी सुननी पड़ती थी, क्योंकि रूढ़िवादी परिवार था। तो पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता था, बाहरी दुनिया में ज़्यादा मन लगता था, सामाजिकता में ज़्यादा मन लगता था। और कम उम्र में सामाजिक होने की वजह से होता था कि अपने से बड़े लोगों के उम्र के लोगों के साथ भी हम आसानी से खुल मिल जाते थे। तो इसकी वजह से घर में डांट भी पड़ती थी कि तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, न कि तुमको क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट टीम का या इससे या कोई सामाजिक आयोजन में कहीं चले गए। लेकिन ये रुचि बचपन से, जैसे कि जन्मजात होती है समझिए, उसको थी। तो हम लगभग 90 के शुरुआत में कुछ दोस्त होते हैं, हर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में होते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई जब ये करना है तो यहाँ, चूंकि उस समय कांग्रेस का क्रेज था, कांग्रेस का 90 में बिहार में भी था, केंद्र में भी था, सब था। वह कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। ये महावीर बाबू जो यहाँ के विधायक थे, महावीर चौधरी चौधरी यहाँ के विधायक थे, जो अभी मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनके पिता जी, उनके पिताजी। अच्छा, तो उनके यहाँ विधायक रहते हुए आप राजनीति में आए? हाँ, मैंने युवा कांग्रेस की राजनीति शुरू की। जी। तो हमको अभी भी याद है कि हम पिताजी के वजह से, क्योंकि महावीर बाबू भी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। मैंने BHU से पूरा मास्टर डिग्री लिए हुए थे, पटना यूनिवर्सिटी का डिग्री था। उस जमाने में उतनी अच्छी डिग्री होना बहुत मामूली बात नहीं था। अपने आप में वो थे और इंटेलेक्चुअल आदमी थे, सुलझे हुए आदमी थे। तो पिताजी से उनका सबका रहता था। कार्ड देने के लिए भेजा कि महावीर बाबू को पटना में कार्ड जाके और लोगों को देना, तो उनको भी दे देना। तो मेरी प्रथम मुलाकात अशोक चौधरी जी से वही पटना में। उनका घर का नाम मुन्नू है। तो उनके बड़े भाई अरविंद चौधरी उस समय लोग स्टैंड रोड में रहते थे, 7 नंबर नीचे में। वो रह के कॉम्पिटिटिव पढ़ाइयों की तैयारी कर, आज वो वरिष्ठ पद पर है, इंजीनियरिंग सेवा में, अरविंद चौधरी जी। तो प्रथम मुलाकात उनसे हुई। 10 मिनट बाद ये भी आए, मुन्नू जी भी। तो हमारी मुलाकात हुई। महावीर बाबू ने बोला कि ऐसे ऐसे ये प्रोफेसर साहब का लड़का है, ये है। शादी में मुन्नू जी आए, महावीर बाबू आए। तो उनसे हम लोग लगभग मित्र, एक उम्र के थे, 1-2 साल का अंतर था। तो एक मित्रवत हम लोग का संबंध बन गया। उनको भी बरबीघा पिताजी के साथ कम उम्र से, हाफ पैंट के समय से ही यहाँ सक्रिय, हाँ, वो भी पढ़ने से ज्यादा सामाजिक जीवन में उनको मन लगता था। यहाँ और पिताजी को बैक करते थे, वो साथ में आना जाना सब। उनको कम उम्र से ही समझ थी, राजनीतिक समझ थी, तो वो ये काम करते थे। तो हमको मेरे पास एक जमात था, जो वही जमात आज मंत्री जी के साथ है, अशोक चौधरी। हाँ, आज भी वो जमात है। अच्छा। भले हम उनके इनर बुक में आज नहीं है, लेकिन वो जो मेरी बनाई हुई जमात थी, वही जमात आज भी उनके साथ, और बड़े विश्वसनीय तौर पर उनके साथ था। उन लोगों के साथ नहीं बात। उस जमाने में जो जमात हम युवा कांग्रेस की बनाए, तो अशोक चौधरी हम लोग सब मिल के घूमने लगे। पिताजी विधायक थे। टकराव शुरू होने से पहले हम जरा जानना चाहेंगे कि राजू बाबू के साथ में कभी आप सक्रियता रहे, महावीर चौधरी के साथ में सक्रियता रहे, तो वो कैसा अनुभव रहा? राजू कुछ अगर कुछ याद हो, कुछ हाँ, याद है। राजू बाबू के साथ मेरा प्रथम मुलाकात जो हुआ, वो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हम लोग के मित्र हुआ करते थे, ये शंकर सिंह पप्पू, शेरपुर गांव के थे वहाँ के।
और डिस्ट्रिक्ट रणजी वगैरह वो सब खेल चुके थे और काफी प्रतिभाशाली क्रिकेटर था। लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करता था, तेज गेंदबाजी, बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन किसी वजह से उसका असमय मौत हो गया। तो हम लोग जो टीम के लोग थे या जो और भी लोग थे बड़ा दुखी थे। तो सब लोग मिलकर निर्णय लिए कि इसके याद में राजूबाबू संपर्क करते हैं। तो और विधायक होंगे उस समय? हाँ, विधायक थे, शेखपुरा से विधायक थे। और पिताजी चूंकि हमारे प्रोफेसर थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, तो उनसे भी संपर्क था जो, लेकिन हमारे पिताजी राजनीतिक नहीं थे। तो हम गए उनसे मिलने पटना। तो कांग्रेस में उस समय आ गए थे आप? हाँ, हम प्रखंड अध्यक्ष थे। अच्छा। अब चूंकि कम उम्र थी तो क्रिकेट वगैरह जो हाँ, जो वो स्वाभाविक। कम उम्र का एक्टिविटी होता है वो था, हमारा एक सर्किल था। तो हम उनसे मिलने गए अपने एक दो साथियों के साथ। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जब परिचय दिया अपना, बोले हो तुम प्रोफेसर साहब बेटा हो, ये सब हुआ। तो बोले कि हम तो बरबीघा कॉलेज, हमको अभी भी याद है, बरबीघा कॉलेज तो हम जाते नहीं, पता नहीं कुछ उनका हुआ होगा कुछ, लेकिन ठीक है आएंगे हम। और वो राजोवा में खासियत थी कि समय देते थे, अगर 1 बजे तो पहुंचते थे 12 बजे। क्रिकेट के वजह से संपर्क हुआ, अभी जीवित हैं और स्वर्गीय राजोबाबू थे। फिर महावीर बाबू शरीफ आदमी थे, ग्रुपबाजी से बचते थे। ग्रुपबाजी से बचते थे। हाँ, बचते थे। वो अपना था कि हम महावीर जी जब यहाँ विधायक रहे तो कहा जाता है कि बहुत आम जनजीवन उनका रहता था, आम लोगों के साथ बहुत साधारण व्यवहार करते थे। कभी रौबदार एक जैसा होता है विधायक का, उस तरह का उनका व्यवहार नहीं होता। कभी कभी वो डाक बंगला में भी रहते थे, कभी कभार हमारे में रुक जाया करते थे। तो उनकी आदत थी डाक बंगला, तो वो उनका सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था। अच्छा। 5 बजे वो लगभग पूरे आधे बरबीघा का भ्रमण कर लेते थे। 100-200 आदमी से उनकी मुलाकात हो जाती थी। इतने सरल और सहज सुलभ विधायक थे। अच्छा, कोई आम आदमी, सामान्य आदमी भी उनको कुछ बोल सकता था। तो इसी वजह से लगातार वो नहीं, उनमें उनमें आप मान के चलिए कि उनमें देवत्व था। हम इस चीज को महसूस हाँ, कर, तो क्योंकि आप उनके साथ आप किसी भी आदमी को तिरस्कृत कीजिए, अगर कुछ बोल दीजिए बिल्कुल तो उसको कष्ट होता था, कष्ट होता है, रिएक्ट करता रिएक्ट है, करता बदला है। लेता नहीं, है। अगर आपको नहीं उसको रिएक्ट करेगा तो उसको भीतर से गुस्सा आएगा। महावीर लोग भीतर से भी गुस्सा नहीं आता। हम उनको पूछते थे कि चाचा ये तुम देखे साला ये गलत बोला। तो बोलते थे कि यार ये जनप्रतिनिधि हम नहीं, हम जनता के वजह से हम प्रतिनिधि हैं, एमएलए है, एमपी है, सब कुछ है। तो हमको अगर कुछ दिक्कत है तो बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे, सुधार करेंगे। एक तरफ महावीर बाबू बहुत सहज थे बहुत और एक तरफ राजू बाबू सुनते हैं बहुत रौबदार। देखिए, हाँ, हमको राजू बाबू में क्या था, उनमें गुण बताते हैं। गुण था कि उनके पास समय का अद्भुत प्रबंधन था। समय का अद्भुत प्रबंधन था। वो आदमी, हमको याद है हम लोग मॉर्निंग में क्रिकेट खेलते थे, गर्मी के दिनों में टेनिस बॉल क्रिकेट कॉलेज में, तो 5 बजे शुरू हो जाता था। तो हम लोग का मैच शुरू होता था 5, 5:15 में। राजू बाबू की गाड़ी, उस समय में 16 नंबर उनका बड़ा मार्क की गाड़ी था। उसमें गाड़ियां हुआ कहाँ करती, छोटा जगह था, लेकिन नंबर उनका, हाँ, चूंकि नंबर था तो 16 नंबर, तो वो गाड़ी नजर आ जाती थी कॉलेज में निकलते हुए। 5:15, 5:30 में क्रॉस कर जाते थे। तो आप मान के चलो कि वो पटना से आने की हाँ, 3 बजे, इसका मतलब वो तैयार होकर पटना से, और सप्ताह में 2 से 3 दिन वो रहते थे अपने गांव में। हाँ, और क्षेत्र के लोगों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो डेवलपमेंट का वर्क होता था, जो विकास का वर्क होता था, उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करते थे। और हम लोग के पूर्वज हैं, ये थे, सारा जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र का उतना विकास करने वाला नेता हम आज तक नहीं देखे। अद्भुत वक्ता थे, जिसको बोलते हैं कि नाभीश्वर, नाभि से जो मैंने आवाज में गंभीरता थी और आवाज में पकड़ थी, क्योंकि नीचे से बढ़े थे, मैंने ग्राउंड लेवल से बढ़े थे। और शुरुआती जीवन में हम लोग भी, जो ग्राउंड से राजनीति करता है तो अपमान तो झेलता ही है, बड़ा छोटा होता है इसमें भी, तो वो भी अपमानित बहुत हुए होंगे, कहानियां भी बहुत है। तो एक स्वभाव में अक्खड़पन था, स्वभाव में अक्खड़पन। और दूसरी चीज की वो बहुत प्रैक्टिकल थे। अच्छा। हमको याद है कि जब कहते थे कि सक्सेस करोगे जी तो कुटुंब के कुटुंब खोज के आएगा तुमको, ये बोलते थे। ये बोलते थे हर समय। और जब असफल हो तो अपना आदमी तुम्हारा मुंह घुरा लेगा, ऐसे। तो ये बात से उनके व्यवहारिकपन का झलक मिलता था कि उनको रिश्तों की, सामाजिकता की
बड़ी अद्भुत समझ थी और बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे जिसे हम आप भरोसा करते हैं कि मेरा भाई है, मेरा बहनोई है, मेरा पिताजी है, मेरे चचा है। उनको विश्वास था कि परिस्थिति आदमी को प्रेम बनाता है। अच्छा। हाँ, परिस्थिति अरे जन प्रेम। लोग कहते हैं कि कोई आदमी अगर काम लेकर के जाता था तो पहले उसको डांटते थे, अब बाद में उसका काम कर देते थे। तो ये नहीं, उनका एक स्वभाव था, जिसको डांट देते थे उसका काम जरूर करते थे। हाँ, यही चर्चा है कि इसको डांट दिए उसका काम जरूर करते थे। उसका डांट देते थे, उसका काम जरूर करते थे। डांटने का था कि उनमें थोड़ा अक्खड़पन था। अच्छा, वो राजू बाबू और कृष्णा शाही के बीच में जब राजनीति हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसका कुछ अनुभव आपके पास? देखिए, आदरणीय कृष्णा शाही जी एक स्वर्गीय महेश बाबू की बेटी रहे, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के दत्तक पुत्री रहे और बिहार केसरी के गोद में खेली वो। तो उनकी जो राजनीतिक समझ थी और उनका जो औरा था, जो व्यक्तित्व था, उनको देखने के बाद लगता था कि अपनी माँ को देख रहे हैं, बुआ को देख रहे हैं, मौसी को देख रहे हैं, इस टाइप का हम लोग। तो वैसा और माहौर में रहते थे, पूरा माहौर गांव उनको फुआ ही बोलता था सब, बरबीघा की वो ये थी। और उनका एक स्नेहिल ये होता था। और कृष्णा शाही जी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जिसको लोग रेखांकित नहीं किया अभी तक, कि वो ड्राई ऑनेस्ट थी। वो ड्राई ऑनेस्ट थी। मैंने आजकल के युग में जो भी हम देख रहे हैं, तो भाई बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रहता था इन सब चीजों से। भारत सरकार के मंत्री थे, उनके कई सचिव पंकज बाबू, और उनको कोई मतलब नहीं रहता था इन सब चीजों से। पैसा लेन देन कोई मतलब नहीं रहता था। और राजनीतिक जीवन में शुचिता की वो प्रतीक थी। शुचिता का, हाँ, इसमें कहीं दो मत। कोई प्रसंग, कुछ उदाहरण? कई प्रसंग है, कई प्रसंग है, कई प्रसंग है। जैसे बरबीघा के विकास की अगर बात आप करोगे, जो केंद्रीय योजनाएं लाने के, मैं अभी का उसका तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है और बहुत ये सब है, और फंड में भी ज्यादा, फंड भी ज्यादा, उसमें फंड भी कम था और मुश्किल था। उस आपको पोस्ट ऑफिस बरबीघा, हमको याद था बचपन में पोस्ट ऑफिस का जो रूप देखते थे कन्या पाठशाला के बगल में, तो लगता था कि पोस्ट ऑफिस का जो भवन या जो उसकी व्यवस्था, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, बरबीघा में रेफरल हॉस्पिटल, शेखपुरा में नवोदय का स्थापना में उनका योगदान रहा था। ऐसे कई वहाँ कई उसमें टेलीफोन एक्सचेंज लगवाना ये होता था, जल मीनार। यहाँ जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर जो पानी वाला वाटर वाला केंद्रीय से योजना से था, इसको भी जो बरबीघा में भी है। अब फिर उस समय टावर लगवाना बहुत ये होता था, ये दूरसंचार विभाग का बनाना, एक्सचेंज बनवाना या ये करना, क्योंकि उसमें टेलीफोन का मोबाइल था नहीं था, उसमें वही सेंट्रल से आता था, फंड आता था, उसमें भी उनकी भूमिका रहती थी। और वो हर इलेक्शन में उनका, हमको भाषण में एक शेर बोलती थी, हमको याद है, उनको जो भी विरोध हो किसी से हो तो बोलती थी कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। हर समय हाँ बोलती थी कि एक बार गलती अगर हम कर देंगे सदियों से तो ये फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो ये था। और उनका और राजू बाबू को जो था, उसमें राजू बाबू का ईगो का था, और कुछ लोग लग जाते हैं, कुछ कोई मुद्दा नहीं था, कान फूकने वाले, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं था, वो सांसद थी। और मैं एक कहानी और आपको कहा, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से इन चीजों को देख रहा हूँ। आपको हम पकड़े कि भाई आपके पास तो मैडम मोकामा से मिले थी। कौन? कृष्णा शाही मोकामा से? हाँ, पहले यहाँ से, पहले एमपी बनने के पहले मोकामा से वो विधायक थी। तो वहाँ पे हमको धीरज जी, एक कहानी हम लोग सुनते थे धीरे बैठ के। धीरज जी यूथ नेतृत्व में थे, तो वो अपना संजय गांधी वगैरह से उनका संबंध था, स्वर्गीय राजीव गांधी वगैरह से, तो उनको एमपी का टिकट ऑफर किया गया था धीरज जी को। हाँ, बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा, स्वर्गीय राधानंदन झा, और उसमें राजू बाबू की भूमिका थी, इन लोगों ने मैडम का नाम प्रस्तावित किया। अच्छा। और आदरणीय कृष्णा शाही जी को उन्होंने इन तीनों की तिगरी ने मिलकर टिकट दिलवाया यहाँ से, बेगूसराय संसदीय। हाँ, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र था उस समय। और सबसे बड़ी भूमिका उसमें रहती थी राजू बाबू की, क्योंकि शेखपुरा पर उनका अद्भुत पकड़ था। कभी कभी तो 1 लाख वोट से
लीडिंग लीडिंग दिलाते थे। वो 1 लाख वोट से लीडिंग बहुत बड़ी बात होती है। बहुत तो लेकिन दोनों में जो हमको लगता है कि उसमें बहुत नुकसान हुआ, यहाँ का भी हुआ वहाँ का भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो और डेवलपमेंट होना चाहिए था वो ग्रुपबाजी की वजह से नहीं हो सका उनका, और जो उपयोग होता केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से, और उनकी अच्छा, हम बड़ी एक बात- पकड़ थी नरसिंह राव की एक सरकार बात हम ये जानना चाहेंगे कि राजू बाबू कैसे आप बूथ मैनेजमेंट कहिए या लोगों पर पकड़ कहिए या कुछ बूथ कैप्चरिंग का भी तो कुछ असर उस समय शायद में था, क्या चीज था जो इतना देखिए हो आज भी जाता था? आज भी साथी जी, आज भी जब गांव में सहमति बन जाती है, हर गांव में 5-6 ग्रुप रहते हैं, आज भी इस दौर में भी जब ईवीएम का दौर है, उस जमाने में तो न ईवीएम था न इतना फोर्स था, बूथ रहता था भगवान भरोसे, लाठीधारी पुलिस रहता था। तो उस आज भी अगर 5-6 ग्रुप गांव में है, तो अगर एक मत हो जाता है तो आज भी उसको आप इसको क्या संज्ञा दे सकते हैं कि सुनियोजित जिसको कहते हैं कि सब लोग मिलकर जब मिल जाते हैं कि किसी एक पार्टी को वोट देना है, तो स्वाभाविक रूप से कैप्चरिंग भी होता है, बूथ कैप्चरिंग होता है, छोटे छोटे समूह अगर हो भी तो आप लोग उसको तो दबा हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे उनका पकड़ था, इतना लीडिंग कैसे करवाते थे, नहीं, लोगों से जुड़ाव कैसे कर पाते थे? उसका वजह था। देखिए, एक एमएलए या एमपी अलोकप्रिय कैसे होता है? सबसे अलोकप्रिय होने का उसका होता है विकास योजना, अच्छा, या चापाकल जो बटता है, ये सब उसमें वो निर्णय कर राजा का था कि जब इलेक्शन होता था तो वो बूथ वाइज काउंटिंग होती थी। तो हमको लगता है कि जिस दिन होता था सेकेंड डे, उनकी आदत थी सार्वजनिक रूप से बैठ के बात करने की, और कमरे में बैठ के किसी से अकेले में बात नहीं करनी, फुसकाव नहीं, हाँ 50 आदमी 50 आदमी बोलेंगे, इन्हीं के रूम में बैठ के गलबात करे वाला नहीं। तो उनकी आदत थी कि सार्वजनिक रूप से रख देते थे, मगही बोलते थे, मगही खांटी मगही बोलते थे दिल्ली में भी, जिसकी वजह से उस सांसद में खप नहीं पाया दिल्ली के राजनीति में, क्योंकि दिल्ली का तो वहां रख देते थे, देख इतना वोट ये लोग करी हो, इतना वोट ये लोग सिरारी, इतना वोट ये लोग यहाँ। अब जेकर ज्यादा वोट हो वहां से शुरू हो तो काम। अच्छा, बात समझिए। तो एक तो पब्लिक पर दे दिए, क्योंकि योजना थोड़ा सा है, हाँ उसमें तो कम रहते। और कार्यकर्ताओं से कुछ लेने की उनकी आदत नहीं थी। अच्छा, ऑफिशियल जो है वो अलग बात है, कार्यकर्ताओं से लेने की आदत नहीं थी, और जो काम मिलता था उनकी एक थी कि भाई काम हुआ तो शिलान्यास उद्घाटन जबरदस्त होना चाहिए, ताकि लगे इलाके को कि हम राजू बाबू ने काम दिया। अच्छा, वहां से हम चलते हैं बर बिघा की राजनीति में अशोक चौधरी का जुड़ाव की चर्चा अब तो प्रदेश स्तर पर भी होती है। आप तो उनके साथ युवावस्था या किशोरावस्था से ही रहे, वो कैसे यहाँ एंट्री लिए और क्या वो देखिए, पिताजी के साथ वो बहुत कम उम्र से सामाजिक, जैसे हमारा इंटरेस्ट इसमें था, हम एमएलए एमपी नहीं बने अभी तक, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट था, उनके पिताजी एमएलए थे, तो वो शुरू से राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन के का इच्छुक आकांक्षी थे अशोक जी। वो उनको नौकरी करना, बिजनेस करने का इच्छा नहीं था शुरू में। जब जगह नहीं मिल रही थी तो शुरुआती दिनों में उन्होंने रोजगार वगैरह पे हाथ आजमाया, लेकिन असफल ही रहे। अपने साथियों के वजह से वो सब बात की चर्चा नहीं, लेकिन कोई सफल बिजनेसमैन उन्होंने कहा। बचपन से दो चीज उनमें जबरदस्त था। एक तो पिकअप, पिकअप समझते हैं, जैसे आप कुछ बात बोले तो आप दो बात नहीं बोले तो भीतर वाला भी हम समझ गए। अच्छा, ये जबरदस्त पिकअप था उनका। ठीक है, चेहरा पढ़ने की कला, आदमी को कला है आदमी को समझने की, परखने की, पिकअप बढ़िया है, आईक्यू जबरदस्त है, एक्सेलेंट आईक्यू है। अच्छा, हाँ, आपको आपको 10 मिनट के अंदर रीड कर ले, और आपके जब आप रीड हो गए, स्कैन हो गए, फिर कंप्यूटर अपना काम करेगा। तो राजनीति में हमने कई बार कई लोगों को बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा, वरिष्ठ लोगों को मैंने बोला कि वो नहीं रुक सकता है, उसको कतनो दाबिएगा नहीं रुकेगा। कहना चाहेंगे कि कांग्रेस छोड़ करके अशोक चौधरी पर आप बहुत कुछ डिटेल से नहीं बता रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कांग्रेस छोड़ करके आप समता में आए, समता से मान ली जदयू तक अभी भी साथ हैं और लंबा साथ भी रहे हैं, लेकिन सफलता सफलता का जो पैमाना आज के समाज में, उस पर हम थोड़ा बाद में जाएंगे, तो वो क्रम क्या है, वो कैसे आप आए? देखिए,
जदयू में गए हम। यहाँ हुआ करते थे आर लाल, स्वर्गीय आर लाल जी, जो डीजीपी भी थे, और बाद में उनको मुख्यमंत्री जी से रिटायरमेंट के बाद आए, वो एमएलसी बने थे हमारी पार्टी के। तो उनके यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वो घाट को संभा जा रहे थे सीएम साहब, तो वहां पर उनके घर पर खाना वाना का प्रोग्राम था, कुछ था। तो आरलाल साहब के एमएलसी थे, हमारी पार्टी में थे, पिताजी वगैरह से भी जुड़ा था, तो हम लोग आते जाते थे उनसे। तो उन्होंने फोन किया कि कुछ 10-20 लड़का के साथ आना है तो यहाँ पर। उस समय हम लोग समता पार्टी में नहीं थे, हम लोग कांग्रेस में सक्रिय थे। तो वहां पर गए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग खाना वाना खिलाया, सब कुछ किए, प्रणाम उनाम किए उनको। तो पूछे कि कौन है, तो बताया कि पिताजी प्रोफेसर है, कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में ऐसे ऐसे करता था। हमको मुख्यमंत्री जी ने उसमें बोला था कि तुमको कांग्रेस में तुम खपोगे, लंबी कतार है कांग्रेस में, यहाँ तो मेरे साथ आ जाओ। तो हमको उनकी बातों ने प्रभावित किया हमको। एक ही महीने के बाद फिर नंबर उम्बर लिए खबर किए, तो शेखपुरा इस्लामिया स्कूल में वो आए हुए थे, कार्यक्रम था, और हम उसमें पार्टी में शामिल हो गए। बोले कैंडिडेट दे दिए हैं, मनोहर पासवान जाएगा। आया तो उसको ऑफिस, तुम्हारा घर उर तो है ही है ठीक ठाक, ऑफिस पीछे गैरेज में था, उसी में ऑफिस खुल गया। क्योंकि संसाधन कम था उस समय, इतना था व्यवस्थित था नहीं। अब मेरे घर में ऑफिस खुल गया, चुनाव हो गया, खिलाफ हो गया, सब कुछ हो गया, तो निर्णय तो कड़ा ले लिए थे। एक बचपन के मित्र, जिसको हम लोग बचपन में कसम खाते थे कि भाई आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है, अशोक चौधरी और हम लोग बैठते थे तो वो नेता वही था ना जी। अच्छा, हम लोग का लीडर जो किशोरावस्था का जो टीम था, जो हम बनाए थे, उसके लीडर तो हम लोग का नेता था अशोक चौधरी थे, तो जिसके लिए किए थे। बाद में अपने वजह से, या जो कहिए परिस्थिति कहिए, पार्टी में चले गए, तो खिलाफ तो हो गए, उसके खिलाफ हुए तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन पहला चुनाव निकाल लिए, मनोहर पासवान लड़ नहीं पाए बढ़िया से। और उस समय यहाँ जदयू का कोई उसमें हाँ बहुत घुमियारों में यहाँ रुझान उतना नहीं बढ़ा था। बाद के दिनों में हमारी सक्रियता जदयू में बढ़ेगी, चूंकि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से थे, नेता से थे शुरू से। तो हम दिल्ली भी जाते थे, तो हमको टाइम मिल जाता था, मिल लेते थे। तो उनसे मिलने के बाद हमें मैंने हम एनर्जी आ जाती थी, तो हम फिर आगे काम करने लगते थे। 2-3 महीना हम कभी दिल्ली चल गए, मिल लिए, पटना में मिल लिए, तो हमको इधर उधर करने का फिर मौका नहीं। और उस दरमियान में फिर इनसे जो हुआ, वो गजानन शाही जी को टिकट मिला। तो उसमें हुआ क्या कि ये आदरणीय ललन बाबू का उस समय बिल अलगाव हो गया था इनसे, मुख्यमंत्री जी से। तो यहाँ से आपको याद होगा, यहाँ SKR कॉलेज में गजानन शाही और ये हीरा बाबू दोनों ज्वाइन किए थे, जदयू ज्वाइन किए थे। हम थे उसमें बैठे हुए सीएम हाउस में, RCP सर के पास में। तो वहाँ पे आया फोन, उनके नंबर है हीरा जी का, शायद लगता है कि बात करना चाहे, मुख्यमंत्री जी कुछ किए, इनका क्या रहा रिएक्शन रहा, इन्होंने ये कर दिया, मना कर दिया। हाँ। तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी और आना चाहते थे, हीरा बाबू ने शायद इनकार कर दिया। हाँ, तो फिर जाके गजानन जी को टिकट मिला। गजानन जी को टिकट मिला। हमारी भी दावेदारी इंटरनल बनी, हम भी कहे कि क्योंकि उस समय RCP सिंह मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि तुम हमसे मैंने दिक्कत हो, कुछ हो तो टच में रहना। तो हमारा उनसे भी धीरे धीरे फिर व्यक्तिगत रूप से RCP जी के साथ हाँ, तो आप बहुत हाँ क्लोज, उसी मुख्यमंत्री जी की वजह से धीरे धीरे उनसे जुड़ना शुरू किए। जब बैठना, आदमी जब जुड़ता है तो जुड़ाव फिर बढ़ते चल जाता है। तो फिर हमको वहां से मिला कि उन्होंने बोला, सर ने बोला कि तुम भी ट्राई करो, बात करते हैं बहुत लोगों से। कई लोगों से उन्होंने फोन पर बात भी किया, रामनंदन बाबू से किया, सुधीर बाबू, बहुत लोगों से किया, सब लोग बोले कि ठीक है। घटनाक्रम हुआ कि अफजल अमानुल्लाह और मुन्ना शाही एक ग्रुप थे। अमानुल्लाह साहब ने भी जोर लगा दिया, तो हमारा टिकट उनको मिल गया, हम सफर कर गए। मतलब कई एक बार, जैसे कि आप तो RCP जी के साथ भी, नीतीश जी के साथ भी, मतलब कि पटना के राजनीति में जो लोग पहचान बड़े बड़े नेताओं से बनाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी वहां पर पहचान अपना बनाए रखे हैं, फिर भी टिकट से आप वंचित हो जाते हैं। नहीं, उसका देखिए वजह क्या है। एक तो राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं होना। राजनीति मेरे आपके हाँ, पिताजी दादाजी अगर कोई रहते तो उसका नहीं होना। दूसरा चीज की
जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनके प्रति न्याय कम होता है। और आज के तारीख में किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा जदयू में मिलता है। जदयू में आप देखोगे भी ललन जी बन गए एमएलसी कैंडिडेट हुए। जदयू में आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी पार्टी में देख लीजिए, राजद देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, बीजेपी भी देख लीजिए, किसी पार्टी में भी वर्कर को सबसे ज्यादा सम्मान इसी में मिलता है। जदयू अवसर कम रहता है, लेकिन एगो दूगो भी रहता दिन उठा के आप देखिए, साहनी भीषम साहनी एमएलसी किसी को भी देखिए तो सब वर्कर होते हैं, बनते हैं। नालंदा सांसद हैं। हाँ, कौशलेंद्र जी उदाहरण है, कई लोग ऐसे हैं, सोनी जी उदाहरण है यहाँ पर वर्कर। तो हम बरबीघा थोड़ा सा ये रहा, एरिया रहा, तो मान के चलिए कि बैकग्राउंड में मुख्य वजह राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं होना, पसंद हमको ना पसंद करने का कोई वजह नहीं। आप तो स्थानीय यहाँ के लोगों को भी किसी से पूछिए तो वो कहेंगे कि आज तक हमने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं। अब प्रदेश स्तर पर भी हम मृदु भाषी, हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। नीतीश जी के सानिध्य में आप सक्रियता रही है, आपकी आवाज पर जाना। नीतीश कुमार के राजनीति करने का जो एक सोशल इंजीनियरिंग की जो चर्चा होती है, सभी को खास करके बिहार में जो जातिवाद है, भूमियार, पासवान, यादव, कोयरी, कुर्मी, ये सब का बड़ा टसल भी रहता है कुछ जातियों में। तो सोशल इंजीनियरिंग को कैसे ये साधते हैं, क्या आप मानते हैं? देखिए हम एक चीज बताते हैं आपको, हम तो बहुत गौर से देखे, लालू जी का जो दौर था उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया, जब इनको सरकार बनाने का अवसर मिला, जब ये स्थायी रूप से थोड़ा स्टेबल हुए बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आप गौर कीजिएगा कि साल डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो नक्सल समस्या बिहार में थी वो लगभग खत्म हो गई, बिना किसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के। जहानाबाद, औरंगाबाद, जहां दिन में जाने में डर लगता था, कॉम्बिंग ऑपरेशन बिना चलाए हुए, बिना सशस्त्र सीमा बल। मेरी जो अपनी समझ है कि नक्सल आंदोलन जब, अगर नक्सल का जब प्रभाव कम हुआ, सबसे ज्यादा फायदा उसमें किसको हुआ? सवर्णों को हुआ। जहाँ सवर्ण प्रभावित, उसमें गैर सवर्ण जातियां भी थी। ऐसा बात नहीं कि सवर्णों के पास ही सिर्फ जमीन है, और जातियों के पास, कुर्मी के पास भी जमीन है, कोयरी के पास भी जमीन है, यादवों के पास भी जमीन है, पासवान, ऐसा नहीं कि जमीन नहीं है, लेकिन जिनके पास भी जमीन थी नक्सलियों की नजर उस पर रहती थी सबसे पहले। तो वो नक्सल समस्या से पूरा बिहार जैसे निकला, उसके पीछे वजह आप गौर कीजिए, वो नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग था। क्या उनकी समझ थी कि गैर सवर्ण जाति जो है, जिसको आप पिछड़ी जाति कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो वंचित है, और जब उसको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो वो आगे नहीं आ सकता है। उन्होंने पंचायती राज में त्रिस्तरीय आरक्षण दिया अति पिछड़ों को। अति पिछड़ा पूरा भारत में कहीं नहीं था, ये इसकी खोज नीतीश जी ने की। पिछड़ों के बीच पिछड़ा, पिछड़ों के बीच एक वर्ग, कर्पूरी जी का जो सिद्धांत, हाँ, उसको कर्पूरी जी के जो उसको ऐड किया। और जिसे पिछड़ों में जो दबंग जातियां हैं, उसके बाद जो जातियां हैं, उसको अति पिछड़ा में रिलेट किया। छोटे छोटे समूह का ही है। और नक्सल का जो आंदोलन होता था, उसको लीड भले करते थे, उसमें ऐसा नहीं कि बैकवर्ड होता था, उसमें फॉरवर्ड भूमिहारों आप बहुत देखते होंगे कि उसमें सही ब्राह्मण सब लोग रहते, थिंक टैंक तो उसके ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसको लीड करते थे दबंग जाति के लोग। लेकिन उसका निचले स्तर पर गांव में थिंक टैंक था वही, जिसको नीतीश जी ने चिन्हित किया, ठीक है, और उसको मुख्य धारा में लाया। नाई, कानू, कहार, जो भी मने इस टाइप के थे, जिनको कि पिछड़ी जाति का भी अगर जागृति हो गया तो उसको मौका नहीं मिलता था। वो बेचारा मुखिया भूमिहार से छूटा तो यादव के पास जाकर खड़ा है चक्कर कि हमारा बना दीजिए थी। नीतीश जी ने उसको मौका दे दिया। हमको याद है नालंदा में सियासरन ठाकुर नाई जाति से थे, स्वर्गीय जिलाध्यक्ष भी रहे बहुत दिन तक, जिला परिषद अध्यक्ष बने, हम प्रभारी थे वहां के। तो बोलते थे हमको नीतीश कुमार नहीं रहता तो अवसर मिलता हमको सही में किसी। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक रहा नीतीश कुमार का। और जब उन्होंने एक ऐसे तबके को, और उसकी जिसकी आबादी बहुत है बिहार में, उसको जब पंचायत में, मुखिया में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, वार्ड में जब रिजर्व किया, तो उसको लगा कि नहीं ये सरकार मेरी है। और बाद के दिनों में
नीतीश सरकार की वही सबसे बड़ी ताकत बने, आज भी सबसे बड़ी ताकत बनी वही है। वही। लोकसभा चुनाव में तो कम से कम हाँ, और नीतीश जी का जो है कि समावेशी विकास, समभाव, ये सवर्ण से उनको क्या है, सवर्ण सारे जितने अफसर सवर्ण हैं, जितने उनके करीबी, जिन पर जो भी बोलता लोग है, सब कौन है, दीपक प्रसाद, चंचल कुमार, आनंद किशोर, जितने सब सवर्ण अफसर हैं। डीजीपी बने अभी विनय बाबू सवर्ण है, आपको उनके सबसे करीबी विजय चौधरी है, सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण हमारी पार्टी माधुरी लाल बाबू है। ऐसा बात नहीं है कि उनको सबको रखते हैं। और हम लोग के समाज का, खास करके भूमिहार समाज जहां से आते हैं, तो नीतीश जी के नहीं रहने के बाद ये समाज मूल्यांकन करेगा। नीतीश जी के नहीं रहने के बाद, चूंकि ये भी आदमी है, देवता तो है नहीं, हाँ। इनके नहीं रहने के बाद ये समाज सोचेगा कि हमने क्या पाया क्या खोया। अच्छा, ये जो चुनाव आने वाला है, थोड़ा सा इस पर चर्चा हम लोग कर लें। तो एनडीए गठबंधन में भी कुछ अभी जो पूरा इंटैक्ट है कि उसमें भी कुछ फेरबदल ना नहीं, इसमें कहीं कुछ नहीं, बार बार ये चर्चा होता नहीं, रहता है, वो पलट जाएगा, ये वो हो सब जाएगा, कुछ वो नहीं है। वो एक तय हो गया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, और सब चुनाव इनके नेतृत्व में, इनके चेहरे पर लड़ा जाएगा इनके चेहरे पर। जी। उसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। सीट उठ के होता है तो वो लोग शीर्ष नेतृत्व आपस में सलट लेता है, उसमें कहीं कुछ नहीं, कहीं अच्छा, कहीं कुछ। बरबीघा जदयू की सीट है, हम्म, यहाँ से सिटिंग एमएलए भी हैं, वो विधानसभा के वोटिंग में उनकी हम्म। चर्चा भी हुई। इस बार आप फिर भी जोर लगाइएगा क्या? अब जिसे जोड़ तो हम तो समाज अभी भी बरबीघा में बैठे हुए हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं, देवता पिहानी सुख दुख में हम लोग रहते ही हैं साथ में। नहीं भी एमएलए बने या कुछ नहीं भी बनेंगे तब भी लगे रहेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगा तो बरबीघा के लोगों से जुड़ाव रहेगा ही। लेकिन अब उस रेस में क्या कर, रेस तो कुछ होता नहीं, नेतृत्व की समझ होती है। नेतृत्व अगर समझेगा कि भाई इसको एक बार मौका दिया जाए तो दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो बहुत लंबी वार्ता हुई, कुछ यादें को बाद में